तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो बाबर के द्वारा की गई थी 1526 से लेकर के 1857 तक। ये मुगल पीरियड रहा है, ठीक है। और मुगल साम्राज्य के संस्थापक के तौर पर हम जानते हैं किसको? बाबर को, ठीक है। बाबर, जिसने इब्राहिम लोदी मीन्स लोदी वंश के आखिरी शासक, लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा करके मुगल साम्राज्य की या मुगल वंश की स्थापना भारत में की। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। और मुगल ये जो बाबर था, बाबर ने कुल 4 लड़ाइयां लड़ी थी। बाबर का अगर हम पीरियड की बात करें तो 1526 से लेकर के 1530 तक का इसका कुल पीरियड रहा है, राइट। जो बाबर का पीरियड रहा है 1526 से लेकर के 1530 तक का पीरियड रहा है। और बाबर ने अपने पूरे कार्यकाल में, भारत के इस 4 साल के शासनकाल में कुल 4 लड़ाइयां लड़ी थी। कितनी लड़ाइयां लड़ी थी? कुल 4 लड़ाइयां लड़ी थी, जो कि क्रमशः मतलब लगातार रिस्पेक्टिवली लगातार लड़ी थी। तो बाबर के द्वारा लड़ी गई 4 लड़ाइयां कौन सी थी? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 से में हुआ था, 1526 में हुआ था। और ये हुआ किसके किसके बीच था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और यहीं पर इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके क्या किया था? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर ने इस युद्ध में तुलगामा युद्ध नीति को अपनाया था। कौन सा युद्ध नीति थी बाबर की? तुलगामा युद्ध नीति। ये तुलगामा युद्ध नीति क्या होती है? बेसिकली तुलगामा युद्ध नीति एक तरह से एक षड्यंत्र होता है। यह युद्ध षड्यंत्र के तहत जीता था, क्योंकि बाबर जितना तेज लड़ाका था, जितना बहादुर था, उतना ही वो दिमाग भी लगाता था। कोई भी युद्ध बिल्कुल ताकत के बल पर नहीं लड़ता था, राइट। उसने इब्राहिम लोदी पर अटैक करने से पहले क्या किया था? पहले दिल्ली में इब्राहिम लोदी की ताकत को जानने का प्रयास किया था। तो उसने जो अपने गुप्तचर भेजे थे, तो गुप्तचरों ने उसको सूचना दी थी बाबर को कि इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो उसकी प्रजा है, क्योंकि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी प्रजा है, क्योंकि इब्राहिम लोदी जो है क्या है? एक लोकप्रिय शासक है। और जो लोकप्रिय शासक होता है तो उसके विरुद्ध युद्ध करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जनता भी उसके सपोर्ट में होती है। सेकेंड थिंग, बाबर जो इब्राहिम लोदी की सेना है वो 1 लाख सेना है। कितनी सेना है? 1 लाख बाबर की सेना थी, सशस्त्र सेना, जो मतलब बंदूक और राइफल का यूज करते थे। तो उसने कहा कि भाई, जो उनके गुप्तचरों के अनुसार, गुप्तचरों की राय में बाबर को उस पर जो है इब्राहिम लोदी पर हमला करना खतरे से खाली नहीं है। दूसरी तरफ बाबर के पास कुल 2000 सैनिक थे, जिसमें कि 8000-7000 पठान जो थे। दौलत खान ने पंजाब प्रोविंस के जो गवर्नर हुआ करते थे, और इब्राहिम लोदी के वो चाचा जी थे। तो उन्होंने बाबर को सेना उपलब्ध करवाई थी, राइट। बाबर भारत में आया कैसे था? तो इनफैक्ट उन दिनों था क्या कि महाराणा सांगा,
या मेवाड़ के शासक या चित्तौड़ के महाराजा महाराणा सांगा, वो भी चाहते थे कि दिल्ली पर कब्जा करें। और दिल्ली पर कब्जा करने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बाबर को भारत बुला लें। तो महाराणा सांगा ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया और ये कहा कि तुम दिल्ली पर आक्रमण करो और दिल्ली को लूट करके ले जाओ। इज दैट क्लियर? तो जब बाबर ने इब्राहिम लोदी पर हमला किया, इब्राहिम लोदी की सेना देखी, इब्राहिम लोदी की जो है लोकप्रियता देखी, तो उस लोकप्रियता से बाबर ने सोचा क्यों ना हम दिल्ली पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि इब्राहिम लोदी को पानीपत आने पर विवश कर देंगे। मतलब हम कुछ ऐसा करेंगे कि पानीपत आने पर विवश कर देंगे। अच्छा, बाबर की जो ये तुलगामा युद्ध नीति थी, इस युद्ध नीति में उसने क्या किया था कि जो पानीपत का युद्ध क्षेत्र था, युद्ध का मैदान था, उसमें जगह जगह खड्डे और खाई खुदवा दी थी, गड्ढे और खाई बनवा दिए थे, और उसमें पानी भरवा करके क्या कर दिया था, एक दलदल बनवा दिया, मास बना दिया, एक तरह से मास, दलदल। अब उस दलदल को सूखे घास और पत्तों से पाट दिया गया। ये थी उसकी तूलगामा युद्ध नीति, जिसको हम कहते हैं कि एक षड्यंत्रकारी या यूं कह लो एक चक्रव्यूह की रचना। जैसे महाभारत में अभिमन्यु का शिकार करने के लिए कौरवों ने क्या किया था, एक चक्रव्यूह की रचना की थी। तो तूलगामा को बेसिकली एक चक्रव्यूह भी समझ सकते हैं। जब इब्राहिम लोदी की सेना आई तो अधिकांश इब्राहिम लोदी की सेना जो है क्या हो गई, इसमें फंस गई, इसमें दलदल में फंस गई, कीचड़ में गिर गई। और इसके अतिरिक्त इतिहास का ये पहला युद्ध था जिसमें तोप का इस्तेमाल किया गया था, अर्थात बाबर के पास तोपें थी, जब जो कि इब्राहिम लोदी की बंदूकों से पर भारी पड़ रही थी। भाई किसी के हाथ में लाठी है और किसी के हाथ में गन है, तो भारी कौन पड़ेगा, गन वाला। और इनके पास इब्राहिम लोदी की सेना के पास क्या था, गन थी, तो बाबर के पास क्या था, तोप थी, राइट। तो इस तरीके से बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लिया। और इसके बाद बाबर ने जो है दिल्ली को लूटा नहीं, बाबर ने दिल्ली को लूटा नहीं, बल्कि दिल्ली को अपना लिया। दिल्ली को अपना लेने का मतलब है दिल्ली पर कब्जा कर लिया, इसको ही अपना देश मान करके वो शासन करने लगा। इज दैट क्लियर? तो ये था बाबर की द्वारा मतलब पानीपत भारत आगमन और जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना। इसके बाद हमने कहा कि क्योंकि बाबर ने 4 लड़ाइयां लड़ी थी लगातार, तो 1526 के बाद 1527 में ये हुआ आपका खानवा का युद्ध, जो किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और महाराणा सांगा के बीच, बाबर और महाराणा सांगा के बीच 1528 का युद्ध। 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसको कहते हैं चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। ये किसके किसके बीच हुआ, बाबर और मेदिनी राय के बीच। और 1529 में ये घाघरा का युद्ध हुआ था। कहाँ का हुआ था, घाघरा का, जो अफगानियों के बीच और बाबर के बीच हुआ, राइट। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर किसी युद्ध में नहीं हारा था, इसमें चारों लड़ाइयों में 4 लड़ाइयां बाबर ने भारत आकर के लड़ी थी, चारों की चारों लड़ाइयां बाबर ने जीती थी। और बाबर युद्ध में नहीं मारा गया था, बल्कि बाबर को अतिसार नामक बीमारी से इसकी मृत्यु हुई थी। अतिसार नामक बीमारी जानते हो कौन सी बीमारी होती है? अतिसार को हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं डिसेंट्री, मतलब लोटा वाली बीमारी, अर्थात वो मतलब डिसेंट्री, पेचिस जिसको बोलते हैं, उस बीमारी से इसकी मृत्यु
हो गई थी। तो बाबर ने 4 लड़ाइयां इस तरह से लड़ी और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई और बाबर की 1530 में मृत्यु होने के बाद, राइट, अब इन चारों लड़ाइयों को बाबर की याद रखने के लिए आप क्या याद रख सकते हैं? एक फार्मूला याद रख सकते हैं। मीन्स आपने ये कह सकते हैं, पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा हिला। इसको एक लिख लीजिए, पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा हिला। इसको याद रखने के लिए आप ये मंत्र याद रखिए, पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा हिला। पानी पीकर का अर्थात पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खाना खाकर अर्थात खानवा का युद्ध, कहाँ का? खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में बाबर और महाराणा सांगा के बीच हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 में, जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। और घाघरा का युद्ध 1529 में, जो बाबर और अफगानियों के बीच हुआ था। ये इनको अंडरलाइन कर ले। पानी पीकर पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खाना खाकर खानवा का युद्ध 1527, ठीक है, जो बाबर और महाराणा सांगा के बीच, और 1528 चंदेरी का युद्ध, राइट। ये हो गया आपका चंदेरी का। और घाघरा मीन्स 1529, क्लियर। तो ये मध्यकालीन भारत का इतिहास, मुगल साम्राज्य, मध्यकालीन भारत मुगल साम्राज्य से हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये हो गया। इसके बाद अब आपका आता है किसकी बारी? हुमायूं। बाबर के तुरंत मरने के पश्चात बाबर का जो सक्सेसर था, उत्तराधिकारी था, वो कौन था? हुमायूं। हुमायूं के बारे में हम बात करते हैं। हुमायूं का जो कार्यकाल है 1530 से लेकर के 1500 कब तक है? 39 तक नहीं, 56 तक, 55 तक है। बल्कि इसको हम 56 भी लिख सकते हैं, 55 भी लिख सकते हैं। यहां पर लिख लीजिए 55 या 56, दोनों ही लिख सकते हैं, क्योंकि जो अकबर का राज्याभिषेक होता है वो 1556 में ही होता है। इसका मतलब है कि 1555 की लास्ट डेट में इनका मृत्यु हुई थी। इज दैट क्लियर? तो अब इसके कार्यकाल को ब्रेक किया गया है 2 पार्ट में। तो 2 पार्ट में कैसे ब्रेक किया गया है? यहाँ पर 1530 से लेकर के 1540 तक हुमायूं का एक बार पीरियड रहा है, और इस बीच ये जो है किसका पीरियड रहा है? हुमायूं का, ठीक है। और इसमें 1540 से लेकर के 1555 तक ये बीच में वो आ गए हैं शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, ये 15 साल बीच में कौन आ गया है? शेर शाह सूरी, राइट। तो ये अच्छा, हुमायूं ने भी 4 लड़ाइयां लड़ी थी। लेकिन हुमायूं की 4 लड़ाइयों के बारे में जानने से पहले हुमायूं के कैरेक्टर्स के बारे में जानने, हुमायूं की पर्सनालिटी के बारे में जानने। हुमायूं लड़ाइयों को लड़ने में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लेता, ठीक है। मतलब इनके पिताजी भी जो बाबर थे, वो भी इनसे परेशान रहते थे कि आखिर ये कैसे जो है शासन चलाएगा। हुमायूं का इंटरेस्ट जो था वो किताबों में था। किसमें था? किताबों में। तो ये ज्यादातर पढ़ाइयों में बिजी रहता था, पढ़ाई ज्यादा करता रहता था, कुछ ना कुछ पढ़ता रहता था। इवन देन इनके अगर पिताजी बाबर किसी युद्ध में इनको भेजते थे अभियान में, तो अभियान के दौरान भी ये पूरी लाइब्रेरी लेके चलता था। मतलब अगर आपको किसी युद्ध क्षेत्र में भेजा जाए
तो आप क्या लेके जाएंगे? गन पाउडर लेके जाएंगे, बंदूक, भाला, बर्छी, यही तो लेके जाएंगे। लेकिन हुमायूं का यहाँ पर ठीक उल्टा था। हुमायूं क्या लेके चलता था? कापी किताबें ज्यादा लेकर के चलता था। कापी किताबें कैसे लेकर के चलता था? अच्छा, लड़ता कैसे था? तो लड़ता ये इस तरीके से था कि जिस राज्य में इसको अटैक करना होता था, मान लीजिए कि ये एक राज्य है और ये मान लीजिए क्या है, ये कन्नौज है, या कन्नौज के अलावा चौसा है, या कहीं का भी एक युद्ध ले लीजिए। तो अब ये क्या करता था कि इस मान लीजिए इस राज्य क्षेत्र को हुमायूं को अटैक करना है, तो हुमायूं अपनी सेना को चारों तरफ से इस राज्य को घेरने के लिए बोलता था कि इस राज्य को चारों तरफ से चाक चौबंद कर दो, राजा के किले को भी घेर दो, राइट, घेर दो, तोपें लगा दो। सामने वाले को यह लगना चाहिए कि अगर मैंने जरा सी भी हरकत की तो ये तोप से इस किले को उड़ा देगा, ध्वस्त कर देगा। लेकिन कहता था फायरिंग बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस फायरिंग से राजा के साथ साथ बहुत सारे निर्दोष लोगों की भी हत्याएं हो जाएंगी। तो लिहाजा आपको जो है करना क्या है? करना कुछ नहीं है, बस तोपें लगा के खड़ी कर दो, और अगर वो श्वेत रुमाल या श्वेत कपड़ा लेकर के बाहर आ जाता है सफेद, तो ये शांति का प्रस्ताव होगा और हम उसके साथ यहीं पर संधि कर लेंगे। तो बहुत सारी लड़ाइयां इसने बिना खून बहाए भी जीत ली अपने पिता के कार्यकाल में, पिता के समय में। क्योंकि आमतौर पर लोग जो है संधि का प्रस्ताव लेकर के आते थे और वो मुगल साम्राज्य के अधीन हो जाते थे। क्योंकि लड़ाई लड़ने का मतलब क्या होता था? किसी भी राज्य को अपने अधीन बना लेना, सबड्यू कर लेना, अधीन बना लेना। तो ये काम जो है हुमायूं इस तरीके से करता। अब हुमायूं ने भी 4 लड़ाइयां लड़ी थी, लेकिन वो 4 लड़ाइयां किस किस तरीके से लड़ी थी, जिसमें सबसे ज्यादा जो लड़ाई थी बेसिकली वो 1539, ये जो हुमायूं के द्वारा लड़ी गई तीसरी लड़ाई थी, जो इंपॉर्टेंट लड़ाई है, और ये 1539 और 1540, ये 2 लड़ाइयां हुमायूं की बड़ी ही खतरनाक लड़ाइयां थी, 1539 और 1540। और ये दोनों लड़ाइयां किसके साथ हुई थी? शेर शाह के साथ हुई थी, राइट। किसके साथ हुई थी? शेर शाह के साथ हुई थी। और ये 1540 की लड़ाई है, ये कहां पर हुई थी? बिलग्राम में हुई थी। कहां पर? बिलग्राम में, ठीक है। कहां पर हुई थी? बिलग्राम। अब ये बिलग्राम क्या है? जिसको आज उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जिसको लोग कन्नौज के नाम से जानते हैं, अर्थात कन्नौज का पुराना नाम बिलग्राम भी है। इज दैट क्लियर? क्या है? बिलग्राम भी इसको कहते हैं और कन्नौज भी कहते हैं। यहाँ का राजा हुआ करता था जयचंद। उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता बातें, ये वही कन्नौज है, ये वही बिलग्राम। इज दैट क्लियर? तो जो 1539 में जब इसकी लड़ाई हुई शेर शाह के साथ, तो शेर शाह के बारे में बेसिकली यहां पर जानना जरूरी है कि शेर शाह कौन था। तो शेर शाह की अगर हम बात करें तो शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खान था। क्या नाम था? फरीद खान। इसका ये बचपन का नाम था। इज दैट क्लियर? तो बचपन का नाम इसका फरीद खान था। हुआ क्या था कि एक बार इन्होंने बचपन में ही शेर का शिकार कर दिया था, तो इनके पिता ने इनका नाम क्या रख दिया? शेर खान कर दिया। तो ये बन गए शेर खान। फिर ये बाबर जब भारत में आया था आक्रमण करने के लिए, तो बाबर के साथ उसी समय ये शेर खान इनकी सेना में एक सिपाही के तौर पर आया था। क्या आया था? एक सिपाही के तौर पर आया था। लेकिन ये युद्ध बहुत अच्छे तरीके से लड़ता था,
इसलिए बाबर इससे प्रसन्न था, लिहाजा शेर खान को उसने बिहार प्रोविंस का जो है क्या बना दिया था, गवर्नर बना दिया था, अर्थात सेनापति बना दिया था। अब बाबर की मृत्यु के बाद, बाबर की मृत्यु के बाद इसी शेर खान ने किस पर, हुमायूं पर भी हमला कर दिया। क्या कर दिया, हुमायूं पर हमला कर दिया। और ये 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। कहां पर हुआ, चौसा में। अब यहां पर 1539 में चूंकि शेरशाह या शेर खान, राइट, क्योंकि शेर खान हुमायूं की कमजोरी जानता था कि ये युद्ध नहीं करेगा, ये अपनी किसी लाइब्रेरी में मस्त होगा टेंट लगा करके, और इसकी सेना, इसकी तोपें ये सब ऐसी लगी हुई हैं। तो ये चूंकि जब इससे युद्ध करने आया चौसा में, तो उन्होंने कहा शेर खान की सेना ने कि साहब ये तो बड़ी जबरदस्त इंतजाम किया है हुमायूं ने, इस पर हमला करना ठीक रहेगा। बोले निश्चिंत रहो, इस पर हमला करो, ये सिर्फ सोचता रहेगा कि हम युद्ध करें या ना करें, तो लिहाजा ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, इस पर जो है क्या कर दो, अटैक कर दो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा जब इस पर अटैक किया, तो इस अटैक में ये हार गया। कौन हार गया, हुमायूं। हुमायूं हार गया, लिहाजा इसको अपनी जान बचा करके क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। और जान बचा करके भागते समय इसकी मदद की थी एक भिस्ती ने। किसने की थी, एक भिस्ती ने इसकी मदद की थी। भिस्ती समझते हो, जो चमड़े का एक वो रखते थे जिसमें पानी रखने का एक वो होता था, जो कि पानी पिलाने का भी काम करते थे, या जो है कई बार उससे उसमें कहीं तराई वराई करना हो तो वो भी जो है पानी, उसमें पानी डालने का काम आता है, तराई वराई करने का। बेसिकली वो चमड़े का होता है, उससे पानी भी लोग पीते थे पहले। तो भिस्ती ने इसको बचाया था। तो भिस्ती से ये प्रसन्न होकर के, इसका नाम था निजामुद्दीन। क्या नाम था, निजाम। तो इससे उसने कहा कि भाई, हुमायूं ने, कि यार तुम मांग लो, क्या मांगते हो हमसे, कुछ अगर चाहो तो मांग लो। तो उसने कहा कि भाई मांग तो हम लें, तो बोले कि लेकिन आप दे नहीं पाओगे। तो बोले कि नहीं मांगिए, आप क्या मांग सकते हो। तो उसने कहा नहीं, उसने ये नहीं कहा था मुझे एक दिन का राजा बना दो। उसने कहा मुझे कोई एक ऐसी दौलत दो जो सदियों तक खर्च ना हो, जो सदियों तक खर्च ना हो। अगर कोई ऐसी दौलत दे सकते हो तो क्या कर सकते हो, आप दे दो। आप ध्यान दीजिए हमारी बात पे, ठीक है। तो इस निजाम को से इसने, हुमायूं ने एक दिन का राजा बनाया था हिंदुस्तान का। तो उसने कहा कि भाई हम एक दिन में क्या कर सकते हैं। तो बोले जो तुम निर्णय लेना चाहो वो एक दिन में ले सकते हो। तो इस निजाम नाम के भिस्ती ने एक दिन का दिल्ली का शासक बना था, और एक ही दिन में इसने चमड़े के सिक्के चलवा दिए थे अपने नाम के। क्या चलवाए थे, चमड़े के सिक्के चलवा दिए थे। क्योंकि और तो उसको कुछ समझ में नहीं आया कि भाई हम क्या कर सकते हैं, एक दिन में क्या कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, भिस्ती था, चमड़े से, उसका चमड़ा के साथ उसका प्रोफेशन जुड़ा हुआ था। तो उसने कहा कि क्यों ना हम चमड़े का ही सिक्का चला दें। तो उसने एक दिन में ही चमड़े का सिक्का चला दिया था। ये उसकी तरफ से, किसका, हुमायूं की तरफ से उसको मिला इनाम। इज दैट क्लियर। तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया होगा। इस युद्ध में हारने के बाद, इस युद्ध में हारने के बाद उसने शेर खान ने अपनी उपाधि, स्वयं को शेर शाह सूरी की उपाधि दी। खुद को यहां पर शेर शाह सूरी, मतलब ये शेर खान से अब ये शेर शाह सूरी हो गया था। फिर 1540 में बिलग्राम के युद्ध में फिर एक बार इसको परास्त कर दिया। किसने, इसी शेरशाह ने, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त कर दिया। और यहां इस बार
हुमायूं को भारत छोड़ करके भागना पड़ा। यहां पर इसको क्या हुआ था, भारत छोड़ करके भागना पड़ा था। तो सबसे पहले तो जब ये भागा तो भागने के बाद इसने शरण ली थी जाकर के राजा वीरसाल के महल में। किसके महल में, राजा वीरसाल के महल में इसने शरण ली थी जाकर के। क्लियर। और राजा वीरसाल के महल में शरण लेने के बाद फिर ये इसने अपने गुरु की बेटी से निकाह किया और निकाह करके फिर ये ईरान चला गया। कहाँ चला गया, ईरान चला गया और 1555 में वापस आया था, जो कि सरहिंद का युद्ध हुआ। कहाँ पे, 1555 में जब ये वापस आया तो 1555 में सरहिंद के युद्ध में को इसने पुनः जीता और 1555 में ये क्या बन गया, एक बार फिर से दिल्ली का शासक बना। और 1556 में अपने ही द्वारा बनाई गई लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। और 1556 से लेकर के फिर 1605 तक अकबर का शासनकाल शुरू होता है। इज दैट क्लियर। तो इसके बाद आपके आ जाते हैं कौन, अकबर। ठीक है, अकबर, इनका जो कार्यकाल रहता है 1556 से लेकर के इनका है 1605 तक का। ये जो है अकबर का पीरियड है, जिनका पूरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन अकबर, इनका पूरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। इज दैट क्लियर। ये अकबर जो है राजगद्दी पर बैठते हैं। इनकी राजगद्दी का कुछ इस तरह का है कि जब हुमायूं ने मृत्यु से पहले एक बार अपने सेनापति किसको, बैरम खान, किसको, बैरम खान को कहा कि भाई अब अकबर जो है 13 साल के हो रहे हैं, इनको भी राजनीति सिखाओ, इन्हें भी युद्ध कला भी सिखाओ। तो बैरम खान जो है वो अकबर के एक संरक्षक भी हैं, राजनीतिक गुरु भी हैं, अर्थात युद्ध नीति सिखाने वाले गुरु भी हैं। क्लियर। कौन, बैरम खान। तो बैरम खान से जब उन्होंने, हुमायूं ने कहा कि इनको आप युद्ध नीति सिखाइए, देखिए इनको भी दिखाइए दुनियादारी, कैसे ये अभियान चलाए जाते हैं, कैसे लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। तो उन लड़ाइयों, उन दिनों जो है पठान, जो पंजाब के पठान थे, पंजाब प्रोविंस के, वो जो है मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह पर उतर आए थे। तो बैरम खान जो है पंजाब के पठानों के विद्रोह का दमन करने जा रहे थे, तो साथ में अकबर को भी ले गए। कहां पर ले गए, अकबर को भी पंजाब ले गए। तो जब ये जालंधर के निकट, कहां पर, जालंधर के निकट, जालंधर के निकट थे, कहां पे, कलानौर नामक जगह में। ठीक है, कलानौर नामक जगह में जब ये पहुंचे, तो वहीं पर इनको ये सूचना मिली कि हुमायूं की सीढ़ियों से गिर करके मृत्यु हो गई है। और इधर हेमू जो हिंदू राजा शासक था, उसे लगा, जैसे ही उसे पता चला कि हुमायूं की डेथ हो गई है, तो उसने कहा कि ये अच्छा टाइम है दिल्ली पर कब्जा करने के लिए, और उसने स्वयं को दिल्ली का शासक डिक्लेयर कर दिया। हुमायूं की मृत्यु होने के साथ ही उसने स्वयं को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। और जैसे ही शासक घोषित कर देता है तो राजा से लड़ने के लिए राजा का होना अनिवार्य है। उस स्थिति में बैरम खान ने 13 वर्ष 4 माह अकबर की उम्र थी उस समय, अकबर को राज्याभिषेक करके सीधे पानीपत के युद्ध में ले आते हैं, पानीपत का मैदान। तो पानीपत के मैदान में जब आते हैं
और ये होता है आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध, मीन्स सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन अकबर एंड हेमचंद उर्फ हेमू, राइट, हेमचंद उर्फ हेमू, जो अकबर और हेमू के बीच होती है। अब चूंकि अकबर की आयु उस समय 13 वर्ष 4 माह थी, राइट, 13 वर्ष 4 माह, तो उस समय अकबर तो एक तरह से बच्चे ही थे, ये युद्ध तो कर नहीं सकते थे। तो बैरम खान ने कहा कि अपनी सेना को कि अकबर को चारों तरफ से क्या करना है, सिक्योर रखना है, कवर करके रखना है, घेर करके रखना है, बाकी हम युद्ध जीत लेंगे। लिहाजा 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें अकबर की जीत और उसकी हेमू की हार होती है। और यहाँ पर 1556 में ही हेमचंद को हराने के बाद पुनः इनका दिल्ली में फिर से राज्याभिषेक होता है। और ये क्वेश्चंस आता है कि वो 2 मुगल शासक कौन थे जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। तो याद रखिएगा कि 2 मुगल जो मुगल कालीन जो शासक हैं, तो पूरे मुगल भारत में मुगल काल इतिहास में केवल 2 ही शासक ऐसे हैं जिनका 2-2 बार राज्याभिषेक हुआ, और उनमें से एक है अकबर, दूसरा है औरंगजेब। अकबर और औरंगजेब ये 2 ऐसे शासक हैं जहां इनका जो है क्या हुआ है, 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। अब ये दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो जाते हैं, राइट। पानीपत का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद ये कहां पे हो जाते हैं, दिल्ली की सत्ता हासिल कर लेते हैं। और दिल्ली की सत्ता हासिल करने के बाद अब आ जाते हैं यहां पर 2 गार्जियंस की बात करते हैं, वो है महम अंगा और बैरम खान। और ये दोनों हैं क्या, संरक्षक, संरक्षक किसके, अकबर के। अब यहां पर खींचातानी शुरू होती है, इज दैट क्लियर। महामंगा चाहती है कि अकबर सिर्फ उसके अधीन रहे, किसके अधीन रहे, सिर्फ महामंगा के अधीन रहे, जो ये कहे वो सुने, जैसा ये कहे वो करे। बैरम खान चूंकि अकबर के राजनीतिक गुरु भी थे, इन्होंने बैरम खान की उंगली पकड़ करके चलना भी सीखा था। बैरम खान इनके क्या थे, पिता के अच्छे मित्र भी थे और इनके प्रधानमंत्री अर्थात गवर्नर भी थे, इज दैट क्लियर। तो अकबर बैरम खान के विरुद्ध कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता है। अकबर बैरम खान को बाबा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बाबा। अब कि भाई बाबा जानी के विरुद्ध कुछ भी नहीं सुनूंगा, इनको बाबा जानी कहते थे वो, कि बाबा जानी के विरुद्ध कुछ भी नहीं सुनूंगा। अब ये समस्या जब होती है तो महम अंगा एक चाल चलती है यहाँ पर, क्या, इसकी जो एक बेटी है जीजी बाई, क्या नाम है, जीजी बाई, जो कि अकबर से लगभग 4 साल बड़ी थी। अर्थात अकबर की उम्र अगर 13 वर्ष थी तो इसकी 17 वर्ष थी। और 17 वर्ष की लड़की खूबसूरत भी होती है, नौजवान भी होती है। तो इसने जीजी बाई से बोला, इसने महम अंगा ने, कि कुछ भी करके जैसे भी हो तुम्हें क्या करना है, अकबर को पटाना है, अकबर को अपने शीशे में उतारना है। एक लड़की के लिए बड़ा काम नहीं होता है किसी भी लड़के को अपने आकर्षण में बांध देना। यहाँ जीजी बाई भी वही फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स की तरह आए, अपना 10 बार जो है कपड़े बदल करके बार बार वहां अकबर के दरबार में पहुंच गए, और हर बार बैरम खान इसको जो है क्या करते थे, डरा करके भगा देते थे कि चलो हट जाओ, चलो जाओ। अब होता क्या था कि सवाल इस बात का था, जब कभी ये अगर कोर्ट नहीं पहुंचती थी तो ये एक ह्यूमन नेचर भी होता है, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगर हमारी आंखें किसी को रोज देखने की आदी हो जाती तो जिस दिन वो नहीं दिखाई देगा, चाहे हमारा उससे कोई मतलब ना रहा हो, अगर हम व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को एक दिन ना देखें
तो थोड़ा सा उलझन होती है, क्या हुआ यार, आज आया क्यों नहीं, आज निकला नहीं। जैसे हम बताएं आपको, हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं एक शराबी आता है, एक शराबी आता है और वो गली से गुजरता है, और जब वो उस गली से गुजरता है तो वो पूरी गली को पता चल जाता है कि ये शराबी जा रहा है, राइट। और जब कभी वो शराबी की आवाज हमें, उसके गुजरने का एक पर्टिकुलर टाइम है कि उस समय वो निकलता ही निकलता है। कई बार ऐसा होता है कि वो किसी कहीं फंस गया तो नहीं निकला, तो हम सोचते हैं, कभी कभी हमारे दिमाग में भी आ जाता है, क्या हुआ यार, शराबी की आवाज नहीं आई, मर गया क्या, मर गया क्या, मतलब दिमाग में ये होता है, कहीं ऐसा ना हो मरा गया हो। तो यहाँ अकबर के साथ भी वही होता था। अगर जीजी बाई जिस दिन कोर्ट में नहीं जाती थी तो ये बेचैनी होती रहती थी, दाहिने बाएं जागते रहते थे, आई नहीं। बैरम खान इनको भी डांट देते थे, भाई तरीके से रहना। कुल मिलाकर के ये सब कुछ 4 साल तक चलता रहा। 1560 में अचानक से होता क्या है कि अकबर जो है बैरम खान को क्या कर देते हैं, डांट देते हैं, और ये कहते हैं कि भाई आप हमारे राजा नहीं, आप प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री की हैसियत से रहो, राजा क्या करता है उसके कार्य में इंटरवेन ना करें, ठीक है। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं कि मुझे आप ये तय करोगे कि मुझे किससे मिलना है किससे नहीं मिलना। क्लियर। इस बात से बैरम खां अपमानित होकर के 1560 में क्या कर देते हैं, राजनीति से संन्यास ले लेते हैं, और संन्यास लेकर के ये अकबर का दरबार छोड़ करके अपने घर चले जाते हैं। क्लियर। अब जैसे ही ये चले जाते हैं, उस समय अकबर की आयु भी लगभग 17 साल हो चुकी थी, और ये पीरियड जो था महम अंगा के लिए क्या था, एक गोल्डन पीरियड था, क्योंकि अब बैरम खां का इंटरवेन खत्म हो चुका था। अब जो है अकबर पूरी तरह से महम अंगा के अधीन हो चुके थे। इज दैट क्लियर। और जैसे ही महम अंगा के अधीन होते हैं ये, तो इन्हें जो है बहुत सारी, लगभग कहते हैं कि इतिहास के मुताबिक देखा जाए तो लगभग 50,000 औरतों के बीच, सुंदर औरतों के बीच इनको भेज देते हैं। तो और ऊपर से जीजीबाई, तो जीजीबाई के साथ इनको पूरा फुली जो है एक मौका मिला मीटिंग करने का। तो इनकी लाइफ जो है, ये अकबर का जो शासन काल है 1560 से लेकर के 1562 तक का, ये एक पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने 2 साल तक इन्हें यही नहीं पता कि राज दरबार में क्या लेना है, क्या डिसीजन लेना है। फरियादी आ रहे हैं, जो महम अंगा ने कह दिया, जो जीजीबाई ने कह दिया कि इसको हाथी से कुचल दो, इसको घोड़े से दबा दो टॉप से, या इसको फांसी पर लटका दो। अकबर ने वही किया जो जीजीबाई या महम अंगा ने कहा। क्लियर। 1562 में अचानक से, कहते नहीं जब इंसान से अपनी गलती का जो है कभी कभी कर तो जाता है, लेकिन रियलाइज भी खुद ही कर लेता है। 1562 में इन्हें रियलाइज हुआ कि यार जिस व्यक्ति ने हमको उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, जिसने हमको राजनीति सिखाई, जिसने हमको लड़ना सिखाया, जिसने हमको शासन करना सिखाया, मैं उस गुरु का भी अपमान कर बैठा हूँ। लिहाजा मुझे क्या करना चाहिए, इनसे माफी मांग लेनी चाहिए। तो ये जो है 1562 में अकबर जो है पुनः किसके पास चले जाते हैं, अपने गुरु बैरम खां के पास जाते हैं, और बैरम खां से कहते हैं कि बाबा जानी हमसे गलती हो गई, और उनकी पाबोस प्रथा के तहत, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी, ये प्रथा शुरू किसके द्वारा की गई थी, ये गुलाम वंश में इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। पाबोस प्रथा के तहत उन्होंने पाबोस किया, और पाबोस करने के बाद माफी मांगी, तो उन्होंने बैरम खान ने इनको माफ भी कर दिया, और ये कहा कि भाई हमें खुशी है कि अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी भूल का भी एहसास होने लगा है। तो इनसे कहा कि भाई अगर आप माफ कर दो, तो उन्होंने कहा भाई माफ कर दिया हमने, मुझे तो बल्कि बड़ी प्रसन्नता है कि अब तुम अकेले शासन कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे आपकी जरूरत है, आप एक काम करो, वापस चलो।
तो उन्होंने कहा नहीं बेटे, मैं राजनीति से संन्यास ले चुका हूं, और ये एक वसूल होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज से एक बार संन्यास ले ले तो पुनः उसी चीज को फिर नहीं अपनाता है। तो मैं राजनीति से संन्यास ले चुका हूं, अब मैं राजनीति में फिर कभी दोबारा नहीं जाऊंगा। तो इन्हें अकबर काफी कन्विंस करने का प्रयास करता है कि चाहे तो आप किसी इंडिपेंडेंट स्टेट के गवर्नर बन जाए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं किसी इंडिपेंडेंट स्टेट का गवर्नर बनूंगा। अगर मुझे राजनीति ही करनी होगी तो हम किसी इंडिपेंडेंट स्टेट के गवर्नर के तौर पर क्यों करेंगे, फिर हम भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं करेंगे, राइट। तो इससे बेहतर है कि हमें इसके आगे कुछ करना ही नहीं है, राजनीति ही नहीं करनी है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर अगर इसका मतलब है आपने हमको माफ नहीं किया है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, माफ तो कर दिया है, लेकिन मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। अब राजनीति में नहीं आओगे तो उन्होंने कहा माफ कर दिया है, तो फिर एक काम कर लीजिए, आप मेरे कहने से शाही खर्चे से हज यात्रा कराएं। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात मैं मान लेता हूं। तो शाही खर्चे से बैरम खान 1562 में कहां पे जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, जिसको मुस्लिम समाज या हम सभी जो है मक्का या मदीना के रूप में जानते हैं। तो उस समय का सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ करता था गुजरात का बंदरगाह कालीकट, जहां पर आप यहां पे ध्यान रखिएगा, गुजरात, ये गुजरात जब पहुंचे कहां पे, कालीकट पहुंचे। आपको हम ये भी एक बात बताना भूल गए कि ये भी याद रखिएगा कि ये गुजरात का ये वही बंदरगाह है, ये वही जगह है जहां पर भारत में यूरोपीय आगमन भी यहीं से होता है। चाहे वो जो है आपके भारत में पोर्तुगीज रहे हो, मतलब पुर्तगाली रहे हो, या डच रहे हो, फ्रांसीसीज रहे हो, या ब्रिटिशर्स रहे हो, जो भारत में ट्रेड करने आए हैं वो सब यहीं पर कालीकट के तट से आए, कालीकट के ही तट से सभी आते हैं। तो यहाँ पर बैरम खान जब पहुंचते हैं तो मुबारक खान, जिसके पिता की इसने बैरम खान ने एक युद्ध में हत्या की थी, मुबारक खान को सही मौका मिल जाता है और मुबारक खान यहाँ पर कालीकट पर बैरम खान को क्या कर देते हैं, निपटा देते हैं। बैरम खान की उस समय एक पत्नी थी जिसका नाम था सलीमा, और इनका एक 4 वर्ष का बेटा भी था। क्या नाम था, 4 वर्ष का बेटा जिसका नाम था रहीम। ध्यान रखिएगा, यही बेटा आगे चल करके अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न होगा, और इसी को अब्दुल रहीम खाने खाना के नाम से जाना जाता है। ये बेटा इनफैक्ट है किसका, बैरम खान का बेटा है, और इसका आगे चल करके जो नाम पड़ने वाला है क्या होगा, अब्दुल रहीम खाने खाना। ये खाने खाना की उपाधि इसको अकबर के दरबार में अकबर के द्वारा ही दी गई। इज दैट क्लियर। तो यहां पर अब्दुल रहीम खाने खाना, ये जो है उस समय 4 वर्ष के थे, इनका नाम रहीम था। अकबर अपनी गुरु की पत्नी, अपने गुरु की, गुरु अर्थात बैरम खान की पत्नी से निकाह कर लेते हैं। तो यहीं पर महान अंगा के एक तरह से सीने पर पहली गाज गिरती है। पहली गाज ये गिरती है कि हमने तो अपनी बेटी को इतने बड़े से 17 साल की उम्र से ही इसके पीछे लगा दिया था, और ये तो एक बच्चे की माँ उठा के ले आया। क्लियर। तो जाहिर सी बात है, वो एक बच्चे की माँ छोड़ो, वो तो अकबर की भी माँ के ही तुल्य थी। चाहे उम्र से भी ले लो या वैसे भी देखना चाहे तो गुरु माता भी थी इनकी। लेकिन भाई चूंकि ये धर्म में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, ये जायज है उन मुस्लिम धर्म में, तो उन्होंने इसके साथ निकाह कर दिया, जो कि अकबर की क्या है, पहली पत्नी। अब इसके बाद ये जब 1562 में बैरम खान की मृत्यु की सूचना आती है, अकबर को पता चलता है, अकबर बड़ा दुखी थे। तो दुखी, परेशान, चिंता में डूबे हुए एक दिन इनके मन में आया
कि क्यों ना कहीं बाहर यात्रा करने के लिए जाएं ताकि मन बहल जाए। अब ये वाली बात तो ठीक है कि कहीं मन बहल जाए, लेकिन अब समस्या ये थी कि जाएं कहाँ, जाएं कहाँ। तो ये काफी दिन तक तो यही प्रोग्राम बनाते रहे, कहाँ जाएं कहाँ जाएं कहाँ जाएं। अचानक से एक दिन ये एक ख्वाब देखते हैं, अर्थात ड्रीम देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न में इन्होंने देखा कि इनको जो है अजमेर शरीफ, अजमेर जो हमारे राजस्थान का एक जिला है, वहाँ पर अजमेर शरीफ इनके जो है एक वो है पीर बाबा, उनकी एक वो है मजार है, तो क्यों ना हम अजमेर शरीफ ही चले। अब देखिए, जब ये अजमेर शरीफ जा रहे थे तो इस बात की सूचना अकबर के कहाँ पे, इस बात की सूचना आमेर के राजा, आमेर के राजा भारमल को पता चलती है। किसको पता चलती है? भारमल को। और ये कहाँ जा रहे हैं? अजमेर। तो ये भारमल ने अपनी सेना को सतर्क करते हुए कहा कि देखना यहाँ से निकलने ना पाए, इनका यहीं पर स्वागत किया जाएगा। लेकिन इनफैक्ट पता नहीं इन्होंने कौन सा बाईपास का रूट अपनाया, ये निकल गए, आमेर पार हो गया और इन्हें पता ही नहीं चला। आमेर पार करके मीन्स आगरा से आमेर होते हुए निकल आए, और इनकी सेना को या राजा भारमल को नहीं पता चल पाया ये कहाँ से निकल गए। शायद बाईपास का कोई रास्ता व्हाटएवर जो भी है ले लिया होगा, या बाहर बाहर निकल गए होंगे, जंगल जंगल। तो ओवरऑल जब आमेर के राजा भारमल को ये पता चला कि अकबर तो यहाँ से पास हो गए, तो इन्होंने फिर तुरंत अपनी सेना की टुकड़ी के साथ इनका पीछा किया। इनकी मुलाकात होती है, मीटिंग पॉइंट होता है सामर। क्या होता है? सामर। अब सामर में ये पहले हिंदू राजपूत राजा थे, ये पहले हिंदू राजपूत राजा थे जिन्होंने अकबर के साथ संधि करते वक्त या अपने राज्य को मुगल साम्राज्य के अधीन लाते हुए ये प्रस्ताव भी रखा कि हम अपनी इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदल लें, और रिश्तेदारी में बदलने के लिए आमेर के राजा भारमल ने अपनी बेटी हरकाबाई उर्फ जोधाबाई की शादी का प्रस्ताव किसके साथ रख दिया? अकबर के साथ रख दिया। अब अकबर ने कहा चूंकि अभी तो हम वैसे ही परेशान हैं, दुखी हैं, मेरे गुरु की हत्या हो चुकी है, मैं तो शांति के लिए जा रहा हूं एक तरह से अजमेर शरीफ, अभी हमको लौटने दो। तो इन्होंने नहीं वचन ले लिया कि नहीं भाई अब एक काम करो, आप भाई यहाँ से जाओगे तो तभी या तो पहले शादी कर लो फिर चले जाओ, या वापस आकर के पहले शादी कर लेना तब आप आगरा की ओर प्रस्थान करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिलहाल तो हम जा रहे हैं अजमेर, जब वापस आएंगे तो हम आपसे मिलते हुए अवश्य जाएंगे। तो यहाँ पर ये अजमेर जाते हैं। अजमेर में अपना जो है जो भी इनका चादर चढ़ाना व्हाटएवर जो भी इनकी प्रक्रिया होती है पूजा पाठ की, वो करने के बाद ये वापस आते हैं, और वापस आमेर में आकर के यहाँ पर अकबर और भारमल की बेटी जोधाबाई उर्फ हरकाबाई से इनकी क्या होती है? शादी हो जाती है, राइट। और शादी करके ये जो है क्या करते हैं, फिर पुनः आगरा वापस आते हैं। और जैसे ही आगरा वापस आते हैं तो ये महान अंगा के ऊपर गिरने वाली दूसरी गाज थी। ये दूसरी गाज इसलिए थी कि पहली गाज तो इन्होंने अपने गुरु बैरम खां की पत्नी के साथ निकाह करके कर ली, गिरा दी। दूसरी गाज इन्होंने जोधाबाई से शादी करके पूरी कर दी, रही सही कसर। तो उन्होंने मन में सोचा कि यार जिस लालच में हमने अपनी बेटी को आगे किया था, बढ़ाया था, वो लालच हमारा पूरा होता नजर नहीं आ रहा है, लिहाजा ये जोधाबाई के खिलाफ ही षड्यंत्र रचने लगी। अब अकबर को जोधाबाई के विरुद्ध भड़काना कि भाई जैसे क्या भड़काना, अरे कुछ तो कमी रही होगी इस लड़की पे, अचानक क्या पड़ी थी, रातों रात कैसे शादी कर दी, लाइक दैट। और ये तो वीमेन टेंडेंसी भी है। वीमेन टेंडेंसी मतलब
बीमन क्या एक तरह के बीमन टेंडेंसी ही नहीं करेंगे, बल्कि आज के दौर में हम देखें तो ये हमारी सोशल टेंडेंसी भी है। सोशल टेंडेंसी मतलब एक सामाजिक आदत कह सकते हैं कि अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ या किसी लड़की का पिता शादी के लिए ज्यादा फोर्स करे उसकी माता या पिता कि नहीं नहीं भाई अब जल्दी कर लो, 10 ही दिन के अंदर कर लो, तो लोगों के दिमाग में एक ये बात ऑटोमेटिक आ जाती है कि आखिर इसको अपनी बेटी की शादी करने की इतनी जल्दी क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेटी में ही कोई प्रॉब्लम है, ये चाहता है कि फटाफट शादी करके अपना पाप काटे। Am I right? अब यहाँ पर ये जोधाबाई से शादी करके ले आते हैं। महम अंगा जो है अकबर को जोधाबाई के विरुद्ध भड़काने का कार्य करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि महम अंगा जोधाबाई के मुंह बोले भाई दुर्जन पर भी अवैध संबंध होने का या जोधाबाई के दुर्जन के साथ अवैध संबंध रखने का भी आरोप लगा देती है। और इस आरोप से आहत होकर के जोधाबाई क्या करती है, अकबर का महल छोड़ देती है, अर्थात अपने मायके राजा भारमल के पास आ जाती है। अब ये राजा भारमल के पास वापस अपने मायके आ जाती हैं। कुछ दिन बाद इनको पता चलता है अकबर को कि यार ये तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और गलती क्या कर दी, गलती ये कर दी कि हमने बिना सोचे समझे क्या लगा दिया, आरोप लगा दिया जोधा पर, और जबकि वो ऐसी नहीं है। क्योंकि आदमी गलती करने के बाद गलती रियलाइज कर लेता है, समवेयर कहीं ना कहीं उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब ये गलती रियलाइज करके जोधाबाई के पास फिर जाते हैं राजा भारमल के महल में और अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए कहते हैं, लेकिन जोधाबाई वहां से आने से मना कर देती है, कहती है कि नहीं भाई, जहां पे विश्वास नहीं है वहां पर हम नहीं जाएंगे, ऐसे रिश्ते को कंटिन्यू करने से अच्छा है कि इस रिश्ते को ब्रेक ही दे दिया जाए। अब रिश्ते को ब्रेक देने की जब बात आती है तो कहते हैं कि भाई रिश्ते ना तो आसानी से बनते हैं हवा में और ना ही रिश्ते आसानी से टूटते हैं। तो अकबर जो है जोधाबाई को इम्प्रेस करने की अब यहाँ से शुरुआत कर देता है, और वो सबसे पहला काम ये करते हैं कि 1563 में ये क्या करते हैं, दास प्रथा को समाप्त करते हैं। क्या करते हैं, दास प्रथा को समाप्त करते हैं। और जोधाबाई, ताकि लोगों की नजर में ये आ जाए कि भाई अकबर तो बहुत अच्छा राजा है, देखो इसने वर्षों पुरानी दास प्रथा को समाप्त कर दिया और ये कह दिया कि कोई किसी का दास नहीं है, सभी एक समान है। अब दास प्रथा को समाप्त करने के बाद भी जोधाबाई नहीं आती है, तो अब इन्होंने क्या किया, 1564 में क्या जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। जजिया कर ये नॉन इस्लामिक टैक्स था, जो मीन्स इस्लामिक कम्युनिटीज से नहीं आते थे, वो टैक्स लिया जाता था। जो इस्लामिक कम्युनिटीज के बाद जिसमें हिंदू शामिल होते थे या अन्य कम्युनिटीज शामिल होते थे। ये बात ध्यान रखिएगा कि जजिया कर को शुरू करने वाला मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में, जो कि पहला भारत में मुसलमान आने वाला, क्योंकि भारत में मुस्लिमों का आगमन मोहम्मद बिन कासिम के साथ माना जाता है। और ये मोहम्मद बिन कासिम ही था जिसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो भारत पर आक्रमण कहां से किया था, सिंधु प्रांत पर किया था। सिंधु प्रांत पर हमला करके इसने जो है सिंधु, लाहौर और मुल्तान को अपने कब्जे में ले लिया था। 712 में इसने जजिया कर लगा दिया था, और जब इसने जजिया कर लगाया था तो इसने एग्जेम्पशंस भी दिए थे, ऐसा नहीं सभी पर नहीं लगाया था। नॉन इस्लामिक कम्युनिटीज पर लगाया जरूर था, लेकिन इसमें एग्जेम्पशंस था ब्राह्मणों। किसको, ब्राह्मणों को, मतलब ये ब्राह्मणों पर ये टैक्स लागू नहीं होता था, ब्राह्मणों से ये टैक्स नहीं लगता था। इज दैट क्लियर? तो यहां पर इसने जजिया कर भी समाप्त कर दिया। आप देखिए दास प्रथा भी समाप्त हो गई, जजिया कर
भी समाप्त हो गया। अब कुल मिलाकर के धीरे धीरे बात बनने नजर आने लगी और जोधाबाई को ये ले आते हैं। क्या करते हैं? जोधाबाई को लेकर के आ जाते हैं और जोधाबाई को लाने के बाद 1562 से लेकर के 1564 आ गया और इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें क्या ना करें, तो ये पहुंच जाते हैं कहां पर? फतेहपुर सीकरी। अब यहां से इनका प्रस्थान होता है किसके साथ? जोधाबाई के साथ फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में पहुंचते हैं तो फतेहपुर सीकरी में एक वो थे मुस्लिम या संत या फकीर जिसको कहते हैं। कौन? शेख सलीम मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम था उनका? शेख सलीम मोइनुद्दीन चिश्ती। हाँ, शेख सलीम मोइनुद्दीन। इनका नाम भी तो बड़ा अजीब होता है, मोइनुद्दीन चिश्ती। ये फकीर थे, ठीक है। और ये जो है बेसिकली सूफी संत थे, ठीक है। क्या थे? सूफी संत। ये सूफी संत क्या होते हैं इसके बारे में भी हम बताएंगे किसी दिन, ठीक है, अगर आप लोगों को जानकारी हो। सूफी संत का मतलब होता है कि जो अपना जीवन केवल आज में और अभी में जीता हो उसको कहते हैं सूफी संत। जैसे कि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है हम सभी के अंदर है कि हम आने वाले कल पर जीते हैं। हम अपनी योजनाएं कल के लिए बनाते हैं, कभी भी आज के लिए कोई योजना नहीं बनाते हैं। मीन्स हम ज्यादा पैसे कमाने की बात करेंगे तो किस लिए करते हैं कि भाई कुछ हम आज कमाएंगे, कुछ आज खर्च करेंगे, कुछ आने वाले कल के लिए सेव करेंगे। हम कोई अपनी व्यवस्था करते हैं तो वो आज के लिए नहीं करते हैं, आने वाले कल के लिए करते हैं। मीन्स हमेशा आने वाले कल पर हम जीते हैं। अगर हम बड़ा सा मकान बनाएंगे तो क्या कहेंगे, अभी हम बना लेते हैं, ये आने वाले भविष्य में ये हमारे बच्चों के काम आएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन सूफी संत क्या है? सूफी संत कभी भी कल पर नहीं जीते हैं, वर्तमान जीते हैं, केवल वर्तमान जीते हैं। अगर सूफी संत के पास, किसी के पास अगर तुम 50 लाख रुपए दे दो तो कहता है इसका हम क्या करेंगे, हमारी जरूरत तो क्या है अभी? हमारी जरूरत अभी का भोजन है और अभी के तन ढकने के लिए कपड़े होने चाहिए। इज दैट क्लियर? अब ये जो है वहां पर अकबर पहुंचते हैं सलीम मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में, शेख सलीम मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में, और इनसे कहते हैं कि भाई हम निसंतान हैं, अभी तक क्या है? निसंतान है। तो बोले शादी कब हुई? 1562 में। पत्नी कितने समय साथ रही? तो बोले रही नहीं, पत्नी तो मायके में ही बनी रही। तो भैया पत्नी अगर मायके में बनी रही तो संतान होने का तो मतलब ही नहीं बनता है। तो इन्हीं की कुटिया में अकबर जो है 1 साल तक रहे थे। इन्हीं की कुटिया में अकबर 1 साल तक रहे थे और इस 1 साल की निवास के दौरान इनका एक बेटा जन्म लेता है जिसको इतिहास सलीम उर्फ जहांगीर के नाम से जाना जाता है। और भाई साहब ये वही सलीम है जो अनारकली के मामले में काफी फेमस रहे, राइट? ये वही सलीम है जो अनारकली को लेकर के काफी विवादों में रहे। इज दैट क्लियर? अब यहां पर सलीम का जन्म होता है। इनका नाम इनके पिता ने, चूंकि सलीम जो ये शेख सलीम मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इनकी कुटिया में ही इनका जन्म हुआ था, वहीं से इनका जो है हुआ था। तो ये माना जाता था कि ये शेख सलीम के आशीर्वाद से हुआ है, मोइनुद्दीन चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ है, इसलिए इनका नाम सलीम रख दिया गया। इज दैट क्लियर? और इसी के बाद अकबर ने उस कुटिया को किसमें बना दिया? एक शेख सलीम चिश्ती दरगाह बना दिया, जो कि आजकल बहुत बड़ा दरगाह है। और इसी में अकबर ने
एक बुलंद दरवाजा का निर्माण किया है। किसका निर्माण किया है? बुलंद दरवाजा। अब अगर कभी ये इतिहास में प्रश्न आता है कि बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है, तो बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सीकरी, राइट। और चूंकि ये अपनी पत्नी अकबर जो है अपनी पत्नी जोधाबाई से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, इनकी पत्नी कृष्ण भक्त थी, तो ये पूरे भारत में केवल यही एक ऐसी जगह है, कहां पर? फतेहपुर सीकरी, जहां पर मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण एक साथ हुआ है, एक ही कैंपस में है, राइट। ये ऐसी जगह है पूरे भारत में जहां पर मंदिर और मस्जिद दोनों एक ही कैंपस में एक साथ बने हुए हैं। क्योंकि ये कृष्ण मंदिर है, उनकी पत्नी जोधाबाई कृष्ण की उपासक थी, इसलिए वो यहां पर उन्होंने कृष्ण का एक मंदिर भी बनवाया है। इज दैट क्लियर? अब आ जाइए, इसके बाद इस फतेहपुर सीकरी में जो खास बात है, दो चीजें बनी है, दीवान ए आम और दीवान ए खास। दीवाने आम और दीवाने खास, क्लियर? दीवाने आम और दीवाने खास, ये दीवान ए आम क्या होता है और दीवान ए खास क्या होता है? आम का मतलब तो आप सभी समझते हैं, बिल्कुल कॉमन, जहां पर कभी भी कोई भी आ सकता है और जा सकता है। दीवान ए खास, खास का मतलब होता है यहां पर कोई स्पेशल लोग ही आते हो जहां पर। ये दीवान ए खास जो है अकबर का एक तरह से कोर्ट हुआ करता था, कोर्ट रूम हुआ करता था, ठीक है। फिर 1582 शायद 81 में या 82 में, 81 या 82, आई एम नॉट श्योर, सन देख लीजिएगा, इन्होंने दीवाने खास खुलवा दिया था सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के लिए, कि सभी लोग यहाँ पर आ करके दीवाने आम में भी और दीवाने खास में भी सभी लोग अपने अपने धर्मों का यहाँ पर प्रचार प्रसार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने धर्मों का प्रचार प्रसार। तुलसीदास जी भी इन्हीं के समकालीन कवि हुआ करते थे। तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन कवि थे, जो उन्होंने पूरी रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास ने, तो वहां पर कई जगह अकबर के दरबार का भी जिक्र रामचरितमानस में देखने को मिलता है। उसका एक रीजन है क्योंकि वो इनके दरबारी कवि ही हुआ करते थे या इनके समकालीन कवि थे, क्लियर। तो यहाँ पर सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म की विशेषताएं बताते थे। अकबर कहा जाता है इतिहास में कि ये सारी व्यवस्था अकबर ने सिर्फ इसलिए की थी कि वो ताकि सभी धर्मों के बारे में समझ सके और सभी धर्मों में क्या क्या अच्छाइयां हैं उनको एक्सेप्ट कर सके। 1582 में इन्होंने एक दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। किसकी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। दीन ए इलाही, इस दीन ए इलाही धर्म के को मानने वाले पहले और आखिरी व्यक्ति राजा महेश दास थे। राजा महेश दास, राजा महेश दास पहले व्यक्ति थे और पहले ही नहीं बल्कि आखिरी व्यक्ति भी थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था, ठीक है। अब सवाल इस बात का है कि राजा महेश दास का नाम इतिहास में सुना ही नहीं है। कौन थे भाई राजा महेश दास? तो भैया ये महेश दास वही हैं जिनको इतिहास बीरबल के नाम से जानता है। कौन है? राजा महेश दास। इनका ओरिजिनल नाम क्या है? बीरबल। ये वही है महेश दास जिन्हें
इतिहास बीरबल के नाम से जानता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसमें और ज्यादा इतिहास में इनके बारे में जानने की खास बात क्या है, ये अब तक के इतिहास में पहले ऐसे शासक थे, कौन? अकबर, जिन्होंने अपना मकबरा पहले बनवाया था, अपनी मृत्यु से पहले। ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, आज तक किसी ने भी अपना मकबरा नहीं बनवाया। ठीक है, मकबरा का मतलब जानते हैं भाई, एक कब्रिस्तान। ठीक है, इन्होंने कहा यार पता नहीं मेरे मरने के बाद मेरी संतान मेरा मकबरा बनवाए ना बनवाए, या मतलब लोग हमें याद करें ना करें, तो कुछ हम ऐसा स्पेशल कर जाएं कि इतिहास हमको किसी वजह से तो याद रखे। तो किसी वजह से याद रखने के लिए उन्होंने पहला काम तो ये किया कि बुलंद दरवाजा बना दिया, जो कि लगभग 175 फीट की हाइट का बना हुआ है। बुलंद दरवाजे की हाइट अगर की बात करें तो 175 फीट, राइट। और ये इन्होंने जो है गुजरात अभियान के दौरान विशाल समंदर को देख करके वहां से प्रेरित हुए थे कि यार मैं तो सोच रहा था कि दुनिया में कोई इतनी विशाल चीज नहीं हो सकती है, तो ये समंदर को देख करके तो अंदाजा लगता है कि इसका तो ना आदि पता चल रहा है ना अंत पता चल रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, तो क्यों ना हम भी कोई एक ऐसी चीज का निर्माण करें जिससे हमें इतिहास में याद किया जाए कभी। तो इसलिए एक तो उन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवा दिया, दूसरा इन्होंने सिकंदराबाद में एक जगह है, सिकंदराबाद में अकबर ने अपना मकबरा स्वयं बनवाया था, जिसमें उसने ये तय किया था कि इसमें मकबरे में कितने बाई कितने का होगा, कमरे कितने होंगे, इसमें पत्थर कौन सा लगेगा, राइट। और मेरी कब्र कहां पर बनेगी, मतलब अपनी कब्र सब खुदवा करके तब तैयार कर दिया था कि जब कभी मैं मरूं तो जो ये गड्ढा मैं खोद के जा रहा हूं या खुदवा के जा रहा हूं, यहां पर आकर के ही मुझे दफन कर देना। तो इतिहास में ये पहले शासक हैं जिन्होंने अपनी कब्र स्वयं खुदवाई थी। इसी के बाद मैं अकबर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर हमारा किस पर होगा, मुगल कालीन स्थापत्य कला पर आधारित होगा कि किस शासक ने क्या क्या निर्माण करवाया है, उनका स्थापत्य क्या रहा है। वो हम बाबर से लेकर के अकबर के शासन काल तक, मीन्स हुमायूं ने क्या निर्माण करवाया, बाबर ने क्या निर्माण करवाया, कितने मस्जिदें बनवाई, क्या व्हाटएवर जो भी है उनकी स्थापत्य कला, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।